नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। यूपी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी के श्रमिकों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है। 1.25 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। यूपी की जनता को आज सबसे बड़ी सौगात दी गई। जो वादे सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाया करते थे, वो आज धरातल पर उतरे और 1-2 लाख नहीं, 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। दरअसल आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी जुड़े और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ऐसे में इस अभियान की शुरुआत हुई और इस स्कीम की वर्चुअल लॉन्चिंग हुई, जिसके बाद करीब 1.25 करोड़ लोगों को अलग अलग क्षेत्र में रोजगार दिया गया, जिससे नौकरी और काम छिन जाने से निराश हो चुके चेहरे खिल उठे। दरअसल कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से श्रमिकों को घर वापसी करनी पड़ी थी, जिसके बाद एक रेला अपने अपने घरों के लिए निकल पड़ा था। लोग लगातार अपने गांव, अपने शहर पहुंच रहे थे, लेकिन एक निराशा के भाव के साथ कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, घर लौट कर क्या करेंगे। लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से लड़ने के लिए धुरंधरों की एक टीम बनाई, जिस टीम 11 पर जिम्मेदारी दी गई कि लोगों को सकुशल घर तो पहुंचाया जाए, लेकिन इसके साथ ही जल्द से जल्द रोजगार की व्यवस्था भी की जाए। टीम 11 ने अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों को तलाशा। इसके साथ ही श्रमिक कल्याण आयोग के जरिए श्रमिकों की स्किल मैपिंग की, जिसमें लोगों की क्षमता को परखा जा सके और उसके बाद 1.25 करोड़ श्रमिकों के लिए रोजगार का सृजन किया गया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के जरिए श्रमिकों को उनके ही घरों के पास रोजगार की व्यवस्था की गई, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस दौरान 6 जिलों के श्रमिकों से संवाद किया, उनका हालचाल जाना। इस दौरान पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और कोरोना काल में उनकी कुशल रणनीति को लेकर पीठ भी थपथपाई। पीएम ने कहा कि 1.25 करोड़ लोगों को कम वक्त में रोजगार देकर यूपी सरकार ने एक मिसाल कायम की है, जो और प्रदेशों के लिए प्रेरणा बनेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की सराहना करता हूं। इन उत्तर प्रदेश के सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं आज विशेष रूप से नमन करता हूं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट में देश को पीएम मोदी ने मंत्र दिया। अब कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन दिया था, अब उन रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही कहा, हमने प्रदेश में जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर लगभग 30 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग की है। इससे इन मजदूरों को काम देने में आसानी मिलेगी। 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। इस अवसर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4,03,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ी हुई यूनिटों को 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण का वितरण भी ऑनलाइन यहां पर प्रारंभ हो रहा है। इस योजना में उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के माध्यम से सामुदायिक शौचालय के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत
ग्रामीण सड़कों के साथ साथ तालाबों की खुदाई के और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की इस योजना में 60 लाख से अधिक रोजगार का सृजन आज के दिन पर उत्तर प्रदेश प्रारंभ कर रहा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के जरिए 1.25 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देकर यूपी सरकार ने श्रमिकों के चेहरे पर खुशी की लकीर खींची है। इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान एक लकीर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खींच दी है, जहां कर्मठता और जुझारूपन से सब काम आसान नजर आता है और इस रेखा के जरिए अब सरकारों की संवेदनशीलता को परिभाषित भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि मनरेगा में जनता को नाममात्र के अस्थायी रोजगार का झुंझुना देने की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएं कि तथाकथित इन्वेस्टर मीट्स और डिफेंस एक्सपो के बाद हुए कितने करार सच में बैंकों के सहयोग से जमीन पर उतरे हैं, व उनसे कितनों को सच्चा रोजगार मिला है। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो अपने ट्वीट में लिखा, कुछ इस तरीके से उन्होंने तंज कसा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का और सपा नेता सुनील साजन का। इसके साथ ही क्या कुछ कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का भी। कामगार और श्रमिकों को रोजगार उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। इस अवसर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4,03,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ी हुई यूनिटों को 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण का वितरण भी ऑनलाइन यहां पर प्रारंभ हो रहा है। इस योजना में उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के माध्यम से सामुदायिक शौचालय के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के साथ साथ तालाबों की खुदाई के और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की इस योजना में 60 लाख से अधिक रोजगार का सृजन आज के दिन पर उत्तर प्रदेश प्रारंभ कर रहा है। जब प्रधानमंत्री के रूप में उद्बोधन किए थे, भाषण दिए थे, उस दौरान उन्होंने इसी मनरेगा को कांग्रेस के गलतियों का पुतला कहा था। उन्होंने कहा था इसे समाप्त नहीं करूंगा, इसे मैं रखूंगा ताकि इतिहास इसे याद करे। मुझे खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी को मनरेगा के बारे में सोचने पर विवश होना पड़ा और इसी को रोजगार के अंतर्गत लाने के बारे में सोचा। परंतु रोजगार गारंटी योजना कुछ जो मजदूर भाई हैं, गरीब हैं, उनको 100 दिन की ही रोजगार की गारंटी है और आज के समय में 100 दिन की गारंटी पर किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन यापन की व्यवस्था को नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह एक व्यक्ति के लिए 3 महीने का ही मात्र जीवन के जीने के संसाधन को जुटा सकता है। मुझे लगता है कि इसे अस्थायी रूप से किसी व्यक्ति को रोजगार के रूप में देखना मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ, गरीबों के साथ केवल छलावा है, ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में लोग काम कर रहे थे, उन्हीं को ये अधिकारियों की चापलूसी में जोड़ करके सरकार ने कहा है कि हमने 1.25 करोड़ रोजगार दे दिए। वो रोजगार स्थायी कितने हैं, कितने दिन तक के लिए दिए गए हैं, कितनी उनको सैलरी मिलेगी, इस पर सरकार बात नहीं करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के जादूगर हैं। ये लोग
ये उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेते हैं। तो उसी तरीके से आए हुए प्रवासी मजदूरों को बिना स्कैनिंग कराए सरकार कैसे जान गई? अगर सरकार 36,000 लोगों के बारे में जान सकती है जो बाहर से आए हैं, क्या योगी सरकार बताएगी कि 36,000 लोगों के कोरोना टेस्ट करा लिए कि नहीं? उनके तो कोई हालचाल लेने गया नहीं। ये आंकड़ों का खेल है। इसी तरीके के आंकड़े मोदी जी ने एक बार बोले थे कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे, वो झूठे निकले। गोंडा की महिलाओं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उनके कार्यों का सम्मान करते हुए हौसला अफजाई कर उनको धन्यवाद किया। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूल भेंट करने की इच्छा भी जाहिर की। मैं आज मोदी जी से बात किया। मोदी जी ने पूछा तुमने क्या किया, तो मैंने बोला मैं नर्सरी की खेती करती हूँ, उसमें नर्सरी। पूछा कौन से पौधा उगाया, मैंने बोली कि सागवान, लिपस्टिक, सहजन, बेल, आम। मैंने बताया कि और सारे पौधे मैं उगाती हूँ। कहें कि तुम्हारे समूह का क्या नाम है, मैंने बताया धनगर महिला स्वयं सहायता समूह। कहें तुम्हारे दीदी लोग कितनी हैं, मैंने बताया 10 हैं। कहीं तुम्हारा खर्चा बच जाता है, मैंने बताया कि 1 महीने में 50,000 बच जाता है, साल में 6 लाख बच जाती है। कहीं तुमने दीदी लोगों को कितना देती हूँ, मैंने बता दिया। महीने में 3,000 दे देती हूँ। और मैंने मोदी जी को धन्यवाद बोला। मैंने कहने पेड़ देने के लिए कहा और फूल देने को मैंने कहा है, उन्हें धन्यवाद बोला। मोदी जी भी मुझे धन्यवाद दिया। हमने प्रधानमंत्री से नमस्कार किया और बताया कि मैं नीता पाल बोल रही हूँ और मैंने समूह में जुड़ा है। और प्रधानमंत्री ने कहा क्या आप क्या करती है, तो हमने कहा समूह का संगठन बनाया। 10 बहनें मिलकर हमने मैंने पौधे लगाया। और वो प्रधानमंत्री ने बताया कि और आप क्या करती हैं, तो हम लोग कहें कि फूल का कौन सा पौधा है, सागवान है, लिपस्टिक है, आम है, बेल है, अमरूद का पेड़ है और साथ साथ भी फूल के पौधे लगाए हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आप प्रधानमंत्री ने कहा आप और क्या कर सकती हो, तो हम लोग के 200 बहन मिलकर हमने सागवान का खेती किया और साथ साथ सब्जियां भी किया। कानपुर के शेल्टर होम में 57 संवासनियों में कोरोना की पुष्टि होने के मामले में बाल संरक्षण आयोग ने प्रियंका गांधी को नोटिस तलब किया, जिसका जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। कानपुर की शेल्टर होम में 57 संवासियों के कोरोना का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ है, क्योंकि मामले को लेकर शुरू हुई राजनीति ने अब एक नया आयाम तय कर दिया है। दरअसल कानपुर के स्वरूप नगर के इसी शेल्टर होम में 57 संवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई थी और इसी के साथ एक खबर बहती हुई बाहर आई थी कि शेल्टर होम में 7 संवासिनी गर्भवती हैं और एक को तो एड्स है, जिसके बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया था। कोरोना काल में ट्वीट के जरिए लगातार सरकार पर निशाना साधा गया था, जिसमें से एक ट्वीट कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का भी था, जिसमें प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला था और इस मामले की तुलना बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के देवरिया के शेल्टर होम से कर दी थी। इस ट्वीट के बाद बाल संरक्षण आयोग ने पहली ही फुर्सत में कांग्रेस महासचिव को नोटिस तलब कर दिया था, जिसमें अपनी टिप्पणी पर 3 दिन में जवाब देने या फिर माफी मांगने को कहा गया था। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट कर दिया। जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वह कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है। किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखना नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं। देखिए, जो भी न्यूज़ चल रही है चलवाई गई इंटेंशनली, या अब आप लोगों को भी जानकारी में है कि वो गलत न्यूज़ चलाई गई। सबसे पहले तो आप किसी भी बच्ची को, जिस तरीके से आप उन बच्चियों के बारे में आपने कहा कि होम में आकर के प्रेग्नेंट हो गई हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ों को मीडिया में दिया गया। और वो बच्चियां चूँकि पॉक्सो के अंतर्गत आई थी, तो वो बच्चियां प्रेग्नेंट आई थी, उनकी पूरी जांच रिपोर्ट भी है हमारे पास, सारी चीज़ें हैं। जब डेट ऑफ एडमिशन क्या है, उसमें जो टेस्ट में क्या आया है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक आप लोगों ने HIV, जो कुछ लोगों ने HIV पॉजिटिव और हेपेटाइटिस की बात की, वो भी नहीं है। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम और सरकार की छवि खराब करने के लिए जिन लोगों की मानसिकता है,
कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अपने ट्वीट के जरिए यूपी सरकार के साथ साथ प्रियंका गांधी ने विपक्ष को भी लपेटे में ले लिया। पहले तो सीधे सीधे सरकार पर विभागों के जरिए धमकाने का आरोप लगाया और फिर साफ कर दिया कि वो यूं ही लगातार सामने आती रहेंगी और मुद्दे उठाती रहेंगी। इसके साथ ही इंदिरा गांधी की पोती होने का जिक्र करते हुए सशक्त होने का दावा किया और आखिर में यूपी की और विपक्षी पार्टियों को भी लपेटे में ले लिया। खैर, यूपी सरकार और प्रियंका गांधी इस वक्त आमने सामने हैं और मुद्दों की सियासत लगता है हाल फिलहाल रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। प्रियंका गांधी के बयान पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पलटवार किया है। दरअसल प्रियंका ने कहा था कि जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती हूं, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं। इस पर कैबिनेट मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गांधी ने जो कुकर्म 25 जून 1975 को किया था, पूरा देश किस तरीके से उसको भोगा है। अभी कल ही 25 जून को पूरे देश ने इन लोगों पर थू-थू किया है और जनता के सेवक होने का दम्भ जो ये लोग भरते हैं, ये लोग मानसिक रूप से तानाशाह हैं। और कल ही सारी मीडिया में आया है किस तरीके से चीन, जो आज भारत का दुश्मन नंबर 1 है, उस चीन की सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के साथ किस तरीके से इनकी माँ 2007 में 2008 में इनकी माँ और भाई जा करके किस तरीके से उस पार्टी से अपनी संधि किए और वहाँ से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को बहुत सारा अमाउंट मिला। इस बारे में इनको जनता को बताना चाहिए। आपातकाल में जो लोकतंत्र की हत्या किया उसके बारे में इन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। जनता में कोई इनका आधार नहीं है, इसलिए ये ऐसे उलझुल बयान देते हैं। इनके बयानों की मैं निंदा करता हूँ। स्वयं को चर्चा में लाने के लिए योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार आज पूरे दुनिया में सराही जा रही है। कोरोना आपदा काल में पूज्य योगी जी ने जिस प्रकार से आगे बढ़ करके काम किया है, लोगों के जीवन रक्षा हो, लोगों को उत्तर प्रदेश वापस लाना हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो। आज ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार योगी जी की सरकार ने दिया है। ऐसी सरकार के खिलाफ जब इनके पास कोई विषय नहीं है तो उल जुलूल बयानबाजी और जो कोई भी जनता को छलने का प्रयास करेगा, वो बस कांड आपने देखा, 1000 बस का नाम दे करके और स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर दे दिया। तो ऐसे जो भी काम करेंगे, फर्जी जो काम करेगा, उसके लिए कोई भी स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। इस दौरान लखनऊ में विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन यहां देखने को मिला। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लखनऊ में विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा से बातचीत की। लगातार हो रहे पेट्रोल और डीजल में मूल्यों की वृद्धि को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने विधानसभा पर प्रदर्शन किया, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद तमाम सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत मिली। हमारे साथ मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अनीस राजा मौजूद, से बात करेंगे। अनीस जी, क्या कुछ रहा है और क्या कुछ विरोध था आज? बढ़ते हुए तेल के दाम को लेकर के, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की वैल्यू, कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल हो गई है। अगर उसको हम लोग रुपए में कन्वर्ट करें तो 20 रुपये प्रति लीटर कीमत आती है। 5 रुपये उस पर हम लोग रिफाइनरी चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उस पर जोड़ दें। 3.5 रुपये अगर हम लोग उस पर डीलर का कमीशन हटा दें, 29 रुपये तेल की कीमत होती है। 29 रुपये तेल को 80 रुपये में हमारे हिंदुस्तान में बेचा जा रहा है, जहां पूरे देश में, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें लगातार कम हो रही हैं, तो हमारे देश में लगातार तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो क्या कुछ मांग रही है जिसको लेकर आप लोग विधानसभा पहुंचे थे?
हम लोगों की मांग यही कि जल्द से जल्द तेल के जो दाम बढ़ाया जा रहा है उसको कम किया जाए और जिसके कारण महंगाई कम हो सके। जो लॉकडाउन के कारण हमारे तमाम प्रवासी मजदूर, गरीब किसान लोग परेशान हैं, जो तमाम लोग पहले ही इतना परेशान हैं, उनके ऊपर तेल और डीजल के दाम बढ़ा करके जो उनके ऊपर ये लोड डाला जा रहा है, जो उनके जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है, ये बहुत ही गलत काम है। इसके विरोध में हम लोगों शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे, जहां पर पुलिस ने हमारे तमाम नौजवान साथियों को लाठी डंडों से बर्बरतापूर्वक मार करके यहां पर लेकर के आए, कैंट थाने में लेकर के आए हैं। यहां से हम लोग को जेल भेजने की तैयारी है। तो जाहिर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो विधानसभा पहुंचे थे और डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उसको कम करने की जो मांग थी वो लेकर पहुंचे थे और जहां पर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। फिलहाल कैंट थाने पर सभी को हिरासत में लेकर लाया गया, जहाँ पर पुलिस जो है फिलहाल अभी इन लोगों से पूछताछ कर रही है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में आरएलजी के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर बैठकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आरएलडी का प्रदर्शन, बैलगाड़ी के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। देश भर में महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस के दाम में भी इजाफा देखने को मिल रहा। हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में बनी सब्जी मंडी से जायजा लिया। पहले लॉकडाउन, फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें और अब बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। इस समय राजधानी लखनऊ के हम मोहनलालगंज सब्जी मंडी में हैं और यहाँ भी देख रहे हैं कि वो तमाम सब्जी विक्रेता हैं और लोग यहाँ पर ख़रीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि कितनी सब्जी महंगी हुई है और कितना इनके जो गृहिणियाँ हैं, इनके घरों का जो किचन है और किचन का बजट किस तरह से बिगड़ा है। क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। अंजलि जी, ये बताइए कि इस समय सब्जियाँ काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो ऐसे में किचन का बजट आपका कैसा बिगड़ा हुआ, कैसे चला पा रही हैं? घर का खर्चा है, जैसे तैसे चल रहा है तो चला रहे हैं हम। सब्जियाँ महंगी हुई हैं? हाँ, तो सब्जी महंगी है, अब यही अपने बजट के हिसाब से चला रहे हैं। जैसा बजट होता है उसी तरीके सब्जी खरीदते हैं तो चलाते हैं। क्वांटिटी कम हो गई होगी। और क्या। कौन कौन सी सब्जी महंगी हुई है? अब महंगी अब सब्जी है, जैसे अब टमाटर है और यही है। अब जो सब्जी अब रेट तो बढ़ते हैं घटते भी हैं, अब इसमें क्या बता सकते हैं कि मतलब। यहाँ देख रहे हैं कि गृहिणियों के जो किचन का बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ में सब्जी विक्रेता हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर सब्जी क्या रेट है सब्जियों की और किस तरह से वो देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? छोटू। क्या नाम था? छोटू। छोटू, छोटू ये बताइए कि सब्जियों के रेट क्या है इस समय? रेट सब ऐसे है, आलू 30 रुपये किलो, प्याज 20 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये चल रहा है। सबसे महंगा टमाटर? सबसे महंगा टमाटर है। मटर वगैरह का क्या रेट है? मटर तो चल रही 40 की पाव, 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। गोभी? गोभी चल रही 30 की। शिमला मिर्च? शिमला 60 रुपये किलो। तो सब्जियाँ इतनी महंगी कैसे हो गई अचानक से? जो ये बरसात में जो गई, बरसात में महंगी हो जाती है। हाँ। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ी उससे भी कुछ फर्क पड़ा है? हाँ। बताइए। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस नाम है हमारा। नफीस जी, जिस तरह सब्जियाँ महंगी हुई हैं, क्या कारण रहा है इसके पीछे? सर बारिश के उससे तो सब्जियाँ खत्म ही हो जाती हैं, क्योंकि खेतों में पानी भर जाता है, जो ज़मीन पे होती है उनके कारण सब्जी भी कम बढ़ाती है और सड़न पैदा हो जाती है। इसलिए खेतों में जहाँ 10 किलो उतरती थी वहाँ 2 किलो उतरती है। और जाहिर सी बात है, जब डीजल का रेट बढ़ेगा तो किसान डीजल पानी लगाएगा तो डीजल फिर सब्जी उसका बजट कहाँ आएगी। तो डीजल के महंगे दामों से भी बहुत फर्क आएगा भैया। जहाँ जिस चीज़ के आदमी 100 रुपये का डीजल में यूज हो जाता था, आज उसके 200 रुपये 150 रुपये का बजट हो रहा, तो जाहिर सी बात है किसानों का भी मरण होगी और लेने वालों की भी मरण है, देने वालों की भी मरण है। यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से जो सब्जी विक्रेता हैं उनका ये कहना है कि तो बारिश ने फसलें नुकसान किया है, उसमें जो है सब्जियां महंगी हुई। दूसरी बात, जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजलों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में जो सब्जियां हैं उनके भी भाव आसमान के भाव छूते जा रहे हैं और लगातार सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में जो गृहिणियां हैं उनके किचन का बजट कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और अब थाली पर महंगाई की मार पड़ रही है। फिलहाल यूपी विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।